ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনসার্ট যদি শুনতে যান তাহলে প্রথমে যেটা শুনবেন সেটা হচ্ছে আলাপ। আর আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলি, কথোপকথন, আলাপচারিতা, তারও মূলে থাকে, প্রথমেই থাকে আলাপ। আমি জানি আজকে যে তিনজন এখানে বসে আছেন তাদের নতুন করে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে দিতে হবে না, কিন্তু যেহেতু এটা একটা নর্মের মধ্যে পড়ে আমি শুরু করবো প্রত্যেককেই স্বাগত জানিয়ে। 24 ঘন্টায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কলকাতায় আপনারা কলকাতার লোক, আমরা কখনো ভাবি না আপনারা কলকাতার লোক নন, কিন্তু কলকাতায় আবারও একবার এরকম এত বড় একটা অনুষ্ঠান, পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, পণ্ডিত শিব কুমার শর্মা এবং শুভঙ্কর রায়, তিনজনকেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত। প্রথমে শুভঙ্করদার কাছে যাই। জন্মদিন 50 বছর, মানে ভাবা যায় না। আমরা কয়েকদিন আগে বলতাম যে শুভঙ্করদা এত ইয়াং হ্যান্ডসাম, এমন না দিন দিন না আঙুলটা বলে যে আমরা উই আর অল মেসমারাইজড। এবং এই 50 বছরের জন্মদিনে এটা বোধহয় একটা বিশাল বড় গিফট, হরিজি শিবজি একসঙ্গে। হ্যাঁ, এটা আমার জীবনে আর কোনোদিন হবে না আমার মনে হয়। আমি এটা মানে অ্যাকচুয়ালি বলবার জন্য নয়, কিন্তু অবিশ্বাস্য। আমি যেদিন প্রথম শুনেছিলাম যে ওনাদেরকে বলেছে বাড়িতে আমার ছাত্ররা বা ওরা যখন প্ল্যান করেছিল, সেটা 2-3 বছর আগে, তখন আমি জানতাম না। জানবার পরে একটা মানে অবিশ্বাস্যও লেগেছে, আনন্দ তো লেগেইছে, ভয়ও লেগেছে যে কী করে সামলাতে পারবো, সেটা একটা খুব ভয়ও লেগেছে। কিন্তু মানে তার থেকে যেটা সব থেকে মানে বেশি ভালো লেগেছে যে ওরা রাজি হয়েছেন। আমার মনে হয় যে ওদের আশাটাই একটা অলরেডি একটা আশীর্বাদ। कोलकाताয় যারা আছে, कलकत्तावासी, सब लोगों को ये पूछना है कि 1967 से जो शुरुआत हुए आप दोनों का, ब्रिजभूषण कबरा जी के साथ द कॉल ऑफ द वैली, उसके बाद बॉलीवुड में काफी सारे फिल्म्स में आप एक साथ काम किए हैं, तो उसका जो सिलसिला वो आगे क्यों नहीं चला? ये सवाल 5,525,500 दफ़ा मुझे पूछा जा चुका है हम दोनों को जी। उसका कारण यह है कि सिलसिला फिल्म हमारी पहली फिल्म थी, 1981 में रिलीज हुई थी, और लास्ट फिल्म थी डर, सो फार लास्ट, अभी लास्ट ही समझिए। तो उसकी वजह क्या थी? फ्रॉम डे वन वी वर वेरी क्लियर व्हाट इज़ अवर प्रायोरिटी इन लाइफ। दैट इज क्लासिकल म्यूजिक, फिल्म म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक, उसका हमको शौक़ था और हमने कंपोजिशन किए। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आ गया व्हेन डर वाज रिलीज्ड, आफ्टर दैट अभी हमको क्लैश बहुत होने लगा। हमारा टूर है बाहर का, और एक बार अब फिल्म साइन कर लीजिए एज म्यूज़िक डायरेक्टर, तो देन व्हेनेवर द डायरेक्टर वांट्स, जब उनको सब एक्टर्स का सबका डेट्स मिल गया तो उनको गाना चाहिए, तो आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, डेडलाइंस होता है। हाँ जी। तो वो हमको लगा कि अभी ये बहुत मुश्किल हो रहा है। एक वक्त ऐसा था कि हमने ज़्यादा फिल्में तो यश चोपड़ा जी की, वो अपना फिल्म का प्लानिंग ऐसा करते थे, हरि जी मैं जब फ्री रहे साल में उस वक्त म्यूज़िक रिकॉर्ड करते थे, लेकिन बाद में वो कब तक उसको कर सकते थे। बीच में ऐसा हो गया कि हमारा टूर है, उनका फिल्म आ गई, तो फिर हमको ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई हमारा कॉलिंग तो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ है। क्या ये भी एक रीज़न है हरि जी कि आप दोनों क्लासिकल म्यूजिक का जो खुशबू है वो लाए थे इस बॉलीवुड फिल्म्स में, विच इज़ ऑब्वियसली सुर, जहाँ पे द मेलोडी, जहाँ पे मेन होता है, जहाँ पे उसका ये सामने आता है मेलोडी, ताकि बाद में जो देखा गया है कि बॉलीवुड मूवीज इज मोस्टली नाउ बाय ड्रिवन, द म्यूजिक इज ड्रिवन बाय वेस्टर्न बीट्स, ड्रम्स। क्या ये कोई कारण है कि आप लोगों ने शायद नहीं सोच रहे हो, या फिर आप शायद नहीं सोच पा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिक्चर को क्या चाहिए वो हम देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं तो वहाँ पर तानपुरा लेकर बैठा दिया दो भाइयों को और गाना गा रहे हैं, कुछ कैसा भी हो वातावरण, ये नहीं है। लेकिन हम चाहते थे क्या कि अगर पिक्चर का अच्छा थीम हो, थोड़ा म्यूजिकल हो, थोड़ी अच्छी बात हो कि हम अपनी बात कह सकें, तो जरा उसका ज़्यादा मज़ा आता था। पहले के ज़माने की जैसे मुगले आजम और अनारकली और बैजूवाला तो बनने वाला नहीं है, लेकिन उससे हटके कुछ बातें म्यूजिकली हो सकती थी, हम लोगों ने किया। और अभी भी जो अगर आएगी तो हम ऐसे नहीं कि हम करेंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे कि उस तरीके की पिक्चर जो हमारे मन को छू जाए हम करें, वो अभी नहीं आई।
हालांकि हम भी ये सोचते हैं कि जब हम शास्त्रीय संगीत में 5,000 10,000 लोगों को सुना सकते हैं, तो जो 2 करोड़ लोग हैं सुनने वाले या 1.5 करोड़ लोग हैं जो संगीत, फिल्मी संगीत को प्यार करते हैं, तो हम उनके दिल में भी क्यों न पहुंचे। जी, और हम लोग जो सुनने वाले हैं वो भी अच्छे संगीत सुनना चाहते हैं। और हमारा ये इसमें ये ध्येय नहीं है कि हम सिर्फ यही करेंगे यही करेंगे, नहीं, एक शौक है, उसको भी करेंगे और जितना हो सकेगा, जितना भी हम उस पर अच्छा कर सकते वो करेंगे। तो अगर फिर आए तो फिर भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने बंद कर दिया। ऐसा फिल्म मेकर होना चाहिए और ऐसी फिल्म होनी चाहिए जहाँ पर वो स्कोप हो। अगर मैं ये कहूँ कि अगर कल कोई फिल्म डायरेक्टर ऐसा कोई सब्जेक्ट लेके आपके सामने आएंगे कि तानसेन जी की मतलब यू नो बायोग्राफी का तो बहुत चल रहा है अब बॉलीवुड में, कोई क्लासिकल म्यूजिशियन का बायोग्राफी तानसेन की, उसके बाद वाले किसी नहीं, की, क्लासिकल ही क्यों, अभी हमने जो फिल्में की हैं उसमें कोई क्लासिकल म्यूजिशियन की जीवनी नहीं थी। मेरा मतलब था कि उसमें हरि जी क्या बात कह रहे हैं कि म्यूजिक में स्कोप हो मेलोडी का, स्टोरी हो जिसमें सिचुएशंस हो, तो जिसमें हमारे दिल की भाषा को हम कह सकते, लोगों को लगे हाँ ये कुछ अलग चेहरा है, इसका अलग कोई ढंग है, इसकी अलग कोई पहचान है, तो उसका मजा हो रहा है। सोच अलग है। Coming back to your individual instruments, flute and संतूर, ऐसा 2 इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदर तो फोक है, लेकिन उसको क्लासिकल म्यूजिक में कन्वर्ट करके आपने हमारे देश को कहाँ पहुँचा दिया, इंटरनेशनली हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। जो नए लोग ये सीखने के लिए आते हैं, कई बार क्लासिकल म्यूजिशियन के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है, आप दोनों माइस्ट्रो हो, बहुत बड़े हो, इतने दिग्गज हो कि हम बेफिक्र से आपसे पूछ सके कि ये म्यूजिक थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड भी हो जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को संतूर बजाना है तो उनको एक राहुल शर्मा बनना पड़ेगा। नहीं, पहले ज़माने में जो म्यूजिशियंस हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। ऐसा भी ज़माना था कि अपने फैमिली का जो ख़ास इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर को सिखाया जाएगा, बाहर के फैमिली के बाहर के लोगों को वो साज नहीं सिखाया जाएगा, दूसरे साज़ों की तालीम होगी। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसा होता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं है। अभी आपने राहुल शर्मा का नाम लिया, वो तो मेरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने जब सिखाना शुरू किया लोगों को तो उस वक्त तो राहुल के कोई सीखने की बात ही नहीं थी। वो जब सीख करके निकल गए, और दूसरी बात, कई दफ़ा मुझे लोग पूछते हैं कि आप राहुल को कोई डिफरेंट टाइप की तालीम दी है और बाकी शिष्य, ऐसा कुछ नहीं है। अब हरि जी के गुरुकुल में शिष्य सीखने आते हैं तो उसमें ये नहीं है कि ये राकेश को अलग तालीम देंगे, उनको अलग देंगे। ये सीखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, उसमें क्या क्षमता है। मैं एक सेंटेंस कहता हूँ जिसको दोहरा देता हूँ कि जो गुरु है या उसकी तालीम है बहती हुई नदी है, जो उस नदी से पानी भर रहा है उसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, एक ड्रम की है या एक गिलास की है, उतना ही ले पाएगा। क्या बात। नहीं, इसमें ऐसा बहुत सही कहा कि हम उसको कोई ऐसा नहीं कि एक बाल्टी पानी इसको पिला देते, एक गिलास उसको ऐसा नहीं है, कौन कितना हजम कर सकता है। जी, भगवान ने बट एक तो थोड़ा एडवांटेज उन लोगों को रहता है जो घर के लोग होते हैं कि वो गलत रियाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये बिल्कुल नहीं है। जो घर वाला होता है, घर की मुर्गी दाल वाला सुनाया, बाहर वालों को बहुत सम्मान बहुत तो दिया जाता है, बेचारे कोने में बैठा रहता है। राहुल कैसे इतना कर गया, मेरे अभी तक तो मुझे शक होता है। और दूसरी बात ये है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, वो तो बहुत ज्यादा। शिष्य के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। और खैर ये तो भगवान की देन है, उससे होता है। जो करता है, जो करने वाला है उसको ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये तो बस ऊपर वाले को। अभी मेरे पास एक जापान से लड़का आया हुआ है, 8-9 साल से सीख रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है। इंडियन लोग हैरान हो गए कि ये कैसे पिकअप कर गए। तो तालीम सबको वही होती है, सीखने वाले की क्या क्षमता है और क्या भावना है। कई लोगों की भावना ठीक नहीं होती तो संगीत भी वैसा हो जाता है। भारत में भी जहाँ जहाँ संतूर बजा सब इन्हीं का ही संतूर बजा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद कहने से उनको परेशानी होती है या तकलीफ होती है, लेकिन बस बजाते हैं क्यों नहीं, कहीं बजाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोई बहुत रिलेशन है, लेकिन जो सुनता हूँ
घर घर में संतूर है, बजा रहे हैं लोग, लेकिन कोई होता है कोई बोल लेते कि नहीं, सब गुरु जी हमारे को बोलते नहीं, हमने तो सुन के सीख